एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सीपीसी कवर कर रहे हैं, तो आज हमारा 5th टॉपिक है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे प्लेस ऑफ सुइंग, मीन्स की बात करने का स्थान। जैसे आपको पता होना चाहिए कि हम लोग के अगर सिविल राइट्स का वायलेशन होता है तो हम लोग कौन से कोर्ट में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे बात दाखिल करेंगे, कैसे हम लोग सूट इंस्टीट्यूट करेंगे, इसके बारे में सारे प्रोविज़न जो हैं सीपीसी के सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 25 तक डिस्कशन किए गए हैं। लेकिन आज हम लोग कितने तक पढ़ेंगे? सेक्शन 15 से लेके 20 तक, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मैं जो भी लेक्चर कवर कराती हूँ वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप ध्यान से समझेंगे एंड मैं डायग्राम बना के आपको समझाऊंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहला सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन 15 कहता है कोर्ट इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड, मीन्स कि यहाँ पर बोला गया है कि वह न्यायालय जिसमें वाद संस्थित किया जाएगा। तो अब किसमें वाद को सूट को इंस्टीट्यूट किया जाएगा? तो यहाँ पर यही चीज़ बोला है कि कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड, मीन्स यहाँ पर यही बोला गया है कि एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड। आपको पता है कि सबसे हमारे देश में सबसे जो सुप्रीमेशी कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या होता है? हाई कोर्ट, एंड हाई कोर्ट के बाद जो भी लोवेस्ट कोर्ट है, जैसे कि आपका हो जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड एनी अदर कोर्ट। तो यहाँ पर सबसे लोवेस्ट जो कोर्ट होता है उसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे? सूट को इंस्टीट्यूट करेंगे। अब यहाँ पर सेक्शन जो 16 है, यहाँ पर यही बोला गया है कि सिविल मैटर के अंतर्गत कौन कौन सा सब्जेक्ट मैटर है। सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट, मीन्स यहाँ पर बोला गया है कौन कौन सा सब्जेक्ट मैटर है और कौन से न्यायालय में हम लोग इसको दाखिल करेंगे, इसके बारे में सेक्शन 16 में बताया गया है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विथ और विदाउट रेंट और प्रॉफिट्स। यहाँ पर देखिए, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी अब क्या है कि या तो वो लाभ के लिए हो या तो फिर रेंट के लिए हो, तो उसके क्या करने के लिए? रिकवरी के लिए। एंड सेकंड जो पॉइंट आता है, पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्टीशन कैसे होगा, उसका ये भी एक सब्जेक्ट मैटर हो जाता है। एंड सी हो जाता है फोरक्लोजर, सेल और रिडिम्पशन इन द केस ऑफ अ मॉर्गेज ऑफ और चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे मॉर्गेज का आपका केस हो जाता है, सूट हो जाता है, सेल से रिलेटेड कोई वाद हो जाता है, या फोरक्लोजर से रिलेटेड कोई सूट हो जाते हैं, या रिडम्पशन से रिलेटेड, चार्ज से रिलेटेड वो भी किस प्रॉपर्टी से? इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो ये सब भी सब्जेक्ट मैटर है आपका। एंड डी पॉइंट आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट्स इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर डिटर्मिनेशन की बात कही गई है, जैसे कि कोई भी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसके जो राइट्स हैं उसके अवधारण के लिए भी ये भी एक सब्जेक्ट मैटर हो जाता है। एंड आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे कि आपकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके जो रॉन्ग है उसके कंपनसेशन के लिए ये भी एक सब्जेक्ट मैटर हो जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर डिस्टेंट और अटैचमेंट। यहाँ पर यही बोला गया है कि अटैचमेंट या डिस्टेंस से रिलेटेड कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी रिकवरी करना चाहते हैं, तो ये भी एक सब्जेक्ट मैटर हो जाता है। तो अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे होंगे आप, डायग्राम यहाँ पे जैसे कि मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरी प्रॉपर्टी है, निवेदिता मैम की प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, ये कहाँ पे है? वाराणसी में है, वाराणसी की जुरिस्डिक्शन में है।
ओके, वाराणसी की जुरिस्डिक्शन में है। और वाराणसी के जुरिस्डिक्शन में अब बी व्यक्ति जो है मेरी प्रॉपर्टी को क्या करना चाहता है, हड़पना चाहता है, या फिर हम कह सकते हैं वो रिकवर करना चाहता है, लेना चाहता है। तो मैं क्या करूँगी, तो अब वाराणसी के जुरिस्डिक्शन में ये प्रॉपर्टी है, वाराणसी में मैं भी रहती हूँ और ये बी व्यक्ति भी रहता है। तो हम लोग कहाँ सूट इंस्टीट्यूट करेंगे, ऑफकोर्स वाराणसी कोर्ट में सूट को इंस्टीट्यूट करेंगे। ओके, तो यहाँ आपने समझा, इसको एक प्रोवाइडेड डेट के तहत, यहाँ पे प्रोवाइडेड डेट नहीं कहेंगे, बेयर एक्ट में देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट ऑफ whose jurisdiction the property is situated। यही चीज़ बताई गई है कि जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ही वह संपत्ति स्थित है, तो वहीं पे वही जुरिस्डिक्शन में हम लोग को सूट जो है इंस्टीट्यूट करना है। ये एग्जाम्पल से आपने समझ लिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 17। इतनी मेहनत को अप्रिसिएट करने के लिए कम से कम कमेंट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम लाइक तो कर ही सकते हैं, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि लॉ को आसान बनाने में बहुत ही मेहनत करती हूँ मैं। आप देख रहे होंगे कितना मेहनत से मैंने एक नोट्स तैयार करती हूँ एंड डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको ईजी लगे। तो कम से कम अप्रिसिएट करने के लिए लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सेक्शन 17 क्या कहता है, सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट। अब यहाँ पर आप अगर बेयर एक्ट खोलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगा। तो हम लोग को तो पता है कि मैम जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, ये मेरी प्रॉपर्टी है। ओके, यहाँ पर ये मेरी प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी, ये जो लैंड है या फिर हम कह सकते हैं ये जो प्रॉपर्टी है, एक चंदौली के भी बॉर्डर से होकर लगी है, वाराणसी के भी बॉर्डर से होकर लगी है एंड जौनपुर के बॉर्डर से भी होकर लगी है। तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब ये प्रॉपर्टी 3 जिलों से, 3 डिस्ट्रिक्ट से होकर लगी है, तो हम लोग जो है कौन से ज़िले के अंतर्गत, कौन से डिस्ट्रिक्ट के न्यायालय के अंतर्गत हम लोग जो है कोर्ट को इंस्टीट्यूट करेंगे या सिचुएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर यही बात कही गई है, ये जो सेक्शन 17 है वो यही बात कहता है कि आप जो है तीनों में से कोई भी कोर्ट के अंतर्गत जो है सूट को फाइल कर सकते हैं, ओके, ये आपका सेक्शन 17 कहता है। सेक्शन 17 के अंतर्गत आपको समझ में आ गया होगा क्या कह। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, सेक्शन 18। सेक्शन 18 कहता है कि प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट आर अनसर्टेन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोला है कि सेक्शन 18 जहाँ न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनसर्टेन है, अनिश्चित है, तो वहाँ वाद के संस्थित किए जाने का, मीन्स इंस्टीट्यूट किए जाने का जो स्थान है वो कहाँ पे होगा। यहाँ पर देखिए एक डायग्राम आप देख रहे होंगे, तो हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है, ये कोर्ट कहता है कि ये मेरे जुरिस्डिक्शन में है, ये कोर्ट कहता है कि ये मेरे जुरिस्डिक्शन में है। अब यहाँ पर कोर्ट जो है, कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट जो है सबसे पहले पता लगाएगा कि ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है किसके जुरिस्डिक्शन में है। अब पता चल जाता है कि ये कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है, तो ये कोर्ट जो है, ये कोर्ट क्या करेगा, ये कोर्ट जो है इस इमूवेबल प्रॉपर्टी की प्रोसीड टू इंटरटेन एंड डिस्पोज ऑफ एनी सूट रिलेटिंग टू दैट प्रॉपर्टी। मीन्स यहाँ पर यही चीज़ बोला गया है कि जैसे कि आप समझ सकते हैं कि ऐसी सूट, जैसे कि ये जो कोर्ट है तो इस इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत प्रोसीडिंग करेगा एंड उसका निपटारा करने के लिए आगे की कार्रवाई करेगा एंड डिक्री जो है ये कोर्ट के अंतर्गत दिया जाएगा, क्योंकि ये जो है ये जो है ये प्रॉपर्टी जो है इस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत है। ओके, तो ये कोर्ट के अंतर्गत ये इंस्टीट्यूट किया जाएगा सूट को, एंड यही कोर्ट जो है इस इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो भी आपके प्रोसीडिंग है उसको देखेगा एंड उसके अंतर्गत जो भी डिक्री आती है उसको पारित करेगा, न कि ये कोर्ट के द्वारा। ओके, अब यहाँ पर सेक्शन 19 क्या कहता है, सेक्शन 19 कहता है सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू पर्सन और मूवेबल्स।
यहाँ ध्यान देने की बात है। एग्जाम्पल देखिए, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ए व्यक्ति जो है दिल्ली का निवासी है और बी जो है कोलकाता का निवासी है। अब ए व्यक्ति जो है बी को कोलकाता में जाके पीटता है। क्या करता है? कोलकाता में जाके पीटता है। तो क्या होगा कि अब या तो कोलकाता में केस फाइल हो सकता है या तो दिल्ली में केस फाइल हो सकता है, क्योंकि ए व्यक्ति जो है दिल्ली का है और कोलकाता में जाके पीट रहा है किसी व्यक्ति। तो सूट में भी इंस्टीट्यूटेड कोलकाता एंड दिल्ली। ओके। और किस चीज़ के लिए होना चाहिए? कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू पर्सन्स एंड मूवेबल्स। सेक्शन 20 other suits to be instituted where defendants reside or cause of action arise। हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। और जो है गोरखपुर का एक बिजनेसमैन रहता है और ब जो है वाराणसी का बिजनेसमैन रहता है। ब जो है क्या करता है कि अपना जो एजेंट है, एजेंट के साथ मिलकर वो जो है अ से कुछ सामान जो है लेता है, कुछ सामान लेता है। अब अ से क्या करता है, ब और ए दोनों जन मिलके अ से कहते हैं कि मैंने तो तुम्हारे पास से सामान ले लिया है, अब आप क्या करो कि जाकर सहारा जो कंपनी है गोरखपुर में उसको आप दे दीजिए, उसको क्या करिए, दे दीजिए। अब अ जो है क्या करता है कि गोरखपुर में जो सहारा कंपनी है उसके जो भी माल रहते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी वस्तु रहता है उसको जाकर सहारा कंपनी को दे देता है। अब सहारा कंपनी को जब दे देता है तो क्या होता है कि सहारा कंपनी को अ ने क्या किया, दे दिया सामान, लेकिन अ को उस सामान का मूल्य जो है, प्राइस जो है नहीं मिलता है। अब अ क्या करेगा, कहाँ पर सूट जो है इंस्टीट्यूट करेगा? गोरखपुर में इंस्टीट्यूट करेगा कि वाराणसी में इंस्टीट्यूट करेगा? तो अ व्यक्ति जो है गोरखपुर में भी सूट को इंस्टीट्यूट करेगा एंड वाराणसी में सूट को भी इंस्टीट्यूट कर सकता है, क्योंकि डिफेंडेंट जो है वाराणसी में रह रहा है एंड अ व्यक्ति जो है मीन्स कि जो व्यक्ति से सामान जो है लिया गया था एंड उसको पेमेंट नहीं किया गया था वो गोरखपुर में रहता है एंड यहाँ तक कि सहारा कंपनी भी गोरखपुर में है। कॉज ऑफ एक्शन जो हो रहा है वो गोरखपुर में हो रहा है। तो गोरखपुर एंड वाराणसी दोनों जगह पे सूट को इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। मीन्स डिफेंडेंट जहाँ पे रहता है या फिर जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन होती है वहाँ पे सूट को इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। ओके। तो आज हम लोगों ने सेक्शन 15 टू लेके सेक्शन 20 तक डिस्कशन किए। आगे हम लोग CPC के कुछ नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।